शो के आगाज में सबसे पहले मैं बात करूंगी, आपको पता है कि आजकल जो हॉट टॉपिक है दैट इज इलेक्शन, जो कि हो रहे हैं इंशाल्लाह 8 फरवरी को। अब तो खैर इसमें किसी भी किस्म का भाम बाकी रह नहीं गया। और जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, सियासी पार्टियां वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। कोई बेरोजगारी ख़त्म करने के दावे कर रहा है, तो कोई महंगाई कम करने की बातें कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा ज़बरदस्त दावा किया है। तो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब ये कह दिया कि जी मुफ्त बिजली के वाले से बात करेंगे, सोलर एनर्जी के वाले से बात की जा रही है। मैं सोचूँ अगर सिंध में अगर हम करेंगे, जहाँ पे अभी तक स्कूल जो है वो सही मौजूद नहीं है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा टास्क होगा। आपको याद होगा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब उन्होंने भी 2018 में इलेक्शन कैंपेन लड़ी थी, उन्होंने कहा था कि जी हम 1 करोड़ जॉब्स पैदा करेंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे दावे जो वो अवाम के साथ किए जाते हैं और बेचारे अवाम जो हैं वो उन दावों में आ जाती है, उन वादों में आ जाती है और उनको लगता है कि ये वादे तमाम तक पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। ज़ैगम खान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। ज़ैगम खान साहब, मुझे बताएं कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया था, अब ये मुफ्त बिजली और सोलर एनर्जी के वाले से बात करें, आपको लग रहा है कि ये दावा, ये वादा हेल्प करेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखिए, आपने जो सुनवाया है, 3 वादे उन्होंने किए हैं, इन तीनों को हम जरा जल्दी से देख लेते हैं। पहले आखिरी बात जो आपने शुरू किया सोलर के, उससे शुरू करते हैं। उन्होंने 300 यूनिट की बात की और 300 यूनिट में फिर उन्होंने इजाफा किया सोलर का। देखिए, ये बिल्कुल डूएबल है और ये करना चाहिए। मुफ्त नहीं बल्कि आप सोलर यूनिट उनको आसान किस्तों पर सब्सिडाइज कर दें, उनसे सूद ना लें। देखिए, 1.5-2 लाख रुपए का एक यूनिट बनेगा जो 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली बना के देगा। एक जो गरीब घर है, ऑफ ग्रिड है, जहाँ तक बिजली पहुँची नहीं है, या जो बिजली का बिल पे नहीं कर सकता, उसको भी तो आप जेब से दे रहे हैं ना। हज़ारों अरब रुपए की सब्सिडी आप जेब से दे रहे हैं उन लोगों को जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है। तो वही लाइफ लाइन कंज्यूमर को जो आप हर साल सब्सिडी देते हैं, उनमें से बहुत सौ को वो सब्सिडी आप सोलर यूनिट की सूरत में दे दें, सोलर यूनिट लगा के दे दें। तो ये तो मिलकर सूबाई और वफाकी हुकूमतें कर सकती हैं, जिससे बोझ भी कम होगा, एक ग्रीन एनर्जी आएगी। एक अच्छा प्लान हो सकता है अगर इस पर अमल करें। दिस इज वेरी वेरी सेंसिबल टू मी। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं उनकी पहली बात की तरफ जाऊं, और उसके 2 रुख हैं। उन्होंने ये बिल्कुल ठीक कहा और उन्हें पहले कहना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था जब वो हुकूमत में थे। उन्होंने इस वक्त नहीं किया। हुआ ये है कि डेवोल्यूशन, उसके 2 रुख हैं। पहला रुख उन्होंने बताया कि विफाक से सूबों की तरफ ताकत जाए। अब वो ताकत चली गई, महकमे चले गए। अब मसला ये है कि विफाक में जो हुकूमत बैठी होती है, उसने रिश्वत बांटनी होती है, जिसको हम उर्फ़ आम में पेट्रनेज कहते हैं। उसने लोगों को वजीर बनाना होता है, ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी करनी होती है। सिर्फ इस मकसद के लिए वो काम जो सूबों को जा चुका है, उसकी वजारतें और महकमे इस्लामाबाद में बना कर रखे हुए हैं इन्होंने। और ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि उस पर 300 अरब रुपए ज़ाय करें। आप मदिया ये देखिए कि आपका आला तालीम का कुल बजट सिर्फ 100 बिलियन है और वो आप पूरा नहीं करते। 3-3 महीने यूनिवर्सिटी तनख्वाह देने के काबिल नहीं होती, आप वो नहीं दे रहे, और 300 अरब रुपए आप इस तरह ज़ाय कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, ये डेवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि विफाक से सूबों तक इक़्तिदार चला जाए। दूसरा हिस्सा इससे भी ज़्यादा अहम है कि सूबे अपना अख्तियार शहरों और ज़िलों को मुंतकिल करें, लोकल गवर्नमेंट्स को सही मुक़्तदर लोकल गवर्नमेंट को बाख्तियार बनाएं। हाँ, कराची को उस तरह चलाएं जिस तरीके से एक मेट्रोपॉलिटन शहर दुनिया में चलाया जाता है, जो अपने इंतजामात खुद करता है। तो डेवोल्यूशन के जब तक ये दूसरे पहलू की बात नहीं करेंगे, तो सिर्फ पहला बेमानी है, पहला तो हो चुका ना। अब तो सिर्फ 300 अरब रुपए की चोरी है जो रोकनी है। एक तरह की एक तो ठगी जा रही है ना रकम, इसको रोकना अपनी जगह। लेकिन अब अगले जो लेकिन ये बड़े लेवल्स पे चोरी हो रही है ज़ैगम खान साहब। अगर हम देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ये बड़े लेवल्स पे चोरी हो रही है। हम देखें, मतलब इनकी हुकूमत की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में इतने अरसे से हुकूमत थी। मैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सिर्फ मैं मवाजना करूँ, अगर मैं कराची और लाहौर का, लाहौर ज़्यादा बेहतर, मैं लाहौर को ज़्यादा बेहतर देखती हूँ। कराची में मैं देखती हूँ कि जी वादे किए जाते हैं, वो ट्रेन्स नहीं बनती, वो मेट्रो सर्विसेज नहीं दी जाती, और यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही काफ़ी नहीं है। यहाँ पर बसेज लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद बसेज में भी अगर 40 हों तो उसमें से तकरीबन 10 चल रही होती हैं। तो आपको नहीं लगता ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी? तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए जब कोई भी इनके पास
कोई भी वादा लेकर आए? बिल्कुल, मेरे ख्याल में लाहौर का मॉडल जो है वो भी कोई ऐसा काबिल रश्क नहीं है। लाहौर का मॉडल ये है कि पंजाब का जो 60% बजट है, सिर्फ बेहतर क्यों है वो मैं आपको बताने लगा हूं कि पंजाब का 60% जो तरक्याती बजट आप एक शहर पे खर्च करें, इतना तो सिंध का पूरा बजट नहीं है, तो सिंध कहां से लाएगा कराची पे इतने पैसे खर्च करे? देखिए यहाँ भी तो एक चोरी है ना एक तरह की। सही होना ये चाहिए कि जो बड़े शहर हैं लाहौर और कराची है, जिस तरह दुनिया के मेट्रोपोलिस होते हैं उस तरह अपने आप को मैनेज करें। अपने बहुत से टैक्सेस ये खुद रेज कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स इतना रेज कर सकते हैं कि लाहौर इस वक्त जितना है उससे कई गुना बेहतर हो जाए। और कराची लाहौर की तरफ जो रश्क से देखता है, कराची आसानी से इतना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकता है कि लाहौर से बहुत बेहतर शहर हो सके। आप बम्बे से मवाजना करके देखिए, मुंबई से। तो ये शहर अपने आप को रन करें एक बड़े मेट्रोपॉलिटन के तौर पर, एक सही वहां पे लोकल गवर्नमेंट हो। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत अहम है, जिस तरह दुनिया में अच्छे मॉडल हैं। और ये तो बुनियादी बात है, शहर कैसे ऑपरेट कर सकता है अगर लोकल गवर्नमेंट का वाकई बाइख्तियार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, क्विकली मुझे बताइएगा ज़ैकुम खान साहब, ऑन ग्राउंड आप किस पार्टी को देख रहे हैं कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो सही समत लेके जा रही है? इस वक्त तो कोई इलेक्शन कैंपेन के आपको दूर दूर तक आसार नहीं लग रहे। सब लोग बैठे हैं, एक को लड़ने नहीं दिया जा रहा, दूसरे सोच रहे हैं कोई और आके उनकी इलेक्शन जो है वो मैनेज कर लेगा। अफरा तफरी उनकी आपस में मची हुई है, सीटों का फैसला नहीं कर पा रहे, उन्होंने अपने मंशूर अभी तक दिए नहीं हैं। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं है और जिसकी साख इलेक्शन होने से पहले ही बहुत बुरी हद तक मजरू हो चुकी है। अच्छा, जो पेशगोइयाँ आ रही हैं, आप देखें ना, कैप्टन सफ्दर ने कह दिया कि मैं नवाज शरीफ को 5 दफा जो है वो वजीर आजम बनता हुआ देख रहा हूँ। ये तो ऐसा ही है जिस तरह परवेज इलाही मुशर्रफ के बार कहा था कि 10 दफा वर्दी में उनको मुंतखब करवाएंगे सदर पाकिस्तान। तो वो कहते हैं कि मैं पीर फैमिली से हूँ, बस अल्लाह हमें उनकी पेशीन गोइयों से महफूज रखे। उनका वजदान नहीं कह रहा था। जी देखिए, उनकी पार्टी जरूर जीतते रहे, हमें नई लीडरशिप की जरूरत है। मियाँ साहब का अब ज्यादा दिल नहीं लगता सियासत में। मियाँ साहब जब वजीर आजम भी थे तो उस वक्त भी उनका कोई दिल नहीं था, उन्होंने काम दूसरों को दिए हुए थे। वो मतलब मेरा ख्याल है उनका दिल भर चुका है इस हुकूमत से। वजारत उज़्मा थे, इस वक्त जो आए हैं वो हुकूमत चाहते भी हैं तो वो अपने आप को रिडीम करने के लिए, जिसको कहते हैं ना कि अपना जो धब्बा है उसको साफ करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी मेरी बेइज्जती हुई है तो अब मैं वापस अपनी साख को बहाल करें। मुझे लगता है उनकी भी ख्वाहिश है कि अब उनकी बेटी उनकी जगह जो है वो संभाले। अब बेटी संभाल सकती है या नहीं संभाल सकती, अवाम उसको कबूल करते या नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन डेफिनेटली मैं नहीं देखता कि अगली बार आएंगे वो। हम जो बड़े नाम सामने देख रहे हैं, तो क्या हम वजारत उज़्मा के लिए उन्हीं को सोचें कि अगर बहुत सारे बड़े नाम जो हैं कि उनमें से कोई बन सकता है, या हो सकता है कोई नया नाम भी जो आपकी रीडिंग्स हैं वो हो सकता है वजारत उज़्मा का कैंडिडेट? देखिए, सरप्राइजेस तो हो सकते हैं, हर इलेक्शन सरप्राइजेस लाता है, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज में से 2 भाइयों में से कोई एक भाई वजीर आजम बनेगा। हो सकता है जो दूसरी 2-3 पार्टियां हैं वो कोई सरप्राइज देकर बहुत ज़्यादा सीट्स ले लें, अगरचे अमकान बहुत कम है लेकिन हो तो सकता है ना, सोच लेते हैं ज़रा। तो फिर उस सूरत में जो गवर्नमेंट बनेगी कोalition गवर्नमेंट, जब कोalition गवर्नमेंट बनती है तो फिर उसमें एक खींचातानी होती है, उसमें बाज़ुकात ऐसी टाई आ जाती है कि फिर किसी कंसेंसस कैंडिडेट की तरफ जाना पड़ता है कि ना तेरा ना मेरा, फुलां को ले लेते हैं। उस सूरत में फिर ऐसा होता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट पिक कर लिया जाता है जो डार्क खास होता है, क्योंकि कोई पार्टी नहीं चाह रही होती कि दूसरी पार्टी का सरबरा या बड़ा जो है वो लीडर बने। ये एक मंजरनामा है, सिनेरियो है, मतलब बहुत से सिनेरियो हम इस वक्त बना सकते हैं ना मंजरनामे मुस्तकबिल के। तो एक मंजरनामा ये हो सकता है, हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ज़ैकुम खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलम निगार हमारे मौजूद थे और हम बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो दावा किया है। अल्लाह करे जी, मैं तो कहती हूँ कि जो दावे और वादे किए जाते हैं जब ये लोग इक़्तिदार में आएँ तो ये वो वादे पूरे भी करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आवाम के लिए अच्छा होना है। अच्छा।